हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोनोपोली, इक्विलिब्रियम एंड लॉ ऑफ कॉस्ट के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि जो लॉ ऑफ कॉस्ट हैं या आपके जो और भी इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढने के जो भी तरीके हैं वो इसमें पता लगेंगे कि कैसे आप लोग मोनोपोली में इक्विलिब्रियम पॉइंट को ढूंढ सकते हैं। साथ ही में इसके लॉ ऑफ कॉस्ट को भी डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हर एक वीडियो की PDF फाइल आपको मिल जाएगी। साथ ही में फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अब यहाँ पे बात क्या की गई है कि जो आपके मोनोपोलिस्ट कैसे अपने प्राइस को फिक्स करता है, उसको प्राइस को ज़्यादा रखना चाहिए, कम रखना चाहिए अपने प्रोडक्ट का, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। और वो दो चीज़ें कौन कौन सी है? पहली है नेचर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये आपके सारे के सारा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला चैप्टर है, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि डिमांड में लचक क्या है, कि इनइलास्टिक है, इलास्टिक है, यूनिटी है, ये सारा कुछ पढ़ा था। उसी के अकॉर्डिंग क्या है, एक मोनोपोलिस्ट है जो वो अपने प्राइस को कम या ज़्यादा रखता है। तो पहला है आपका नेचर क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, और सेकंड है आपका इफेक्ट क्या पड़ता है आपके लॉ ऑफ कॉस्ट का मोनोपोली पे, कि जो आपका खर्चा है, जो कॉस्ट है, वो डिमिनिशिंग है, इंक्रीजिंग है या कांस्टेंट है, उसका क्या असर पड़ता है आपके मोनोपोलिस्ट पे, कि वो कैसे प्राइस को फिक्स करेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। इफ़ डिमांड इज़ इनइलास्टिक, अगर डिमांड में बिल्कुल भी लचक नहीं है, कि बिल्कुल इनइलास्टिक है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है आपकी डिमांड है वो वहीं पर खड़ी है, वो चेंज नहीं हो रही, उसमें लचक नहीं है। भले प्राइस कुछ भी हो जाए, भले चीज़ का प्राइस बढ़ भी जाए, तब भी डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी डिमांड क्या है, इनइलास्टिक है। अगर डिमांड बच्चे इनइलास्टिक है तो मोनोपोलिस्ट को क्या होगा, फ़ायदा होगा ना, क्योंकि वो अपने प्राइस को ज़्यादा भी रखेगा तो उसके डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सो द मोनोपोलिस्ट विल फिक्स हाई प्राइस फॉर हिज प्रोडक्ट। वो क्या करेगा, अपने प्राइस, जो अपने प्रोडक्ट है उसका प्राइस क्या रखेगा, ज़्यादा रखेगा। इनइलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है, दैट कंज्यूमर मस्ट बाय द कॉमोडिटी, कि कंज्यूमर कॉमोडिटी को ज़रूर खरीदेगा भले प्राइस क्या है, ज़्यादा भी हो जाए। हाई द प्राइस मे बी, सिंस हाई प्राइस विल नॉट एडवर्सली इफेक्ट हिज सेल। अब हाई प्राइस रख लिया उसने किसी प्रोडक्ट का, वो उसके सेल्स को क्या है, इफ़ेक्ट नहीं करेगा, एडवर्सली इफ़ेक्ट नहीं करेगा, बल्कि इससे क्या होगा, उसके जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि डिमांड तो लोग वहीं करने वाले हैं, भले आप प्राइस को हाई भी रख दो तो उसकी सेल्स पे कोई भी क्या है असर नहीं पड़ेगा, बुरा असर नहीं पड़ेगा। ही कैन इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ हिज प्रॉफिट्स। तो इसमें हमें देखने को क्या मिल रहा है कि जो मोनोपोलिस्ट है उसको प्रॉफिट ही होने वाला है इस केस में। अब है ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ़ डिमांड इज़ इलास्टिक, डिमांड में लचक है, इसका मतलब कि आप लोग अगर प्राइस को बढ़ाते हो तो लोग क्या करेंगे, उस चीज़ को कम खरीदना शुरू कर देंगे और अपनी डिमांड मतलब अब किसी और दुकान से चीज़ें खरीदना शुरू कर देंगे। आप कह सकते हो सब्स्टिट्यूट है उनके पास। अगर डिमांड इनइलास्टिक है मतलब लोगों की मजबूरी है, हाई प्राइस पे भी उसको चीज़ खरीदनी पड़ेगी। इसमें आप ले सकते हो कि लोगों के पास कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है उस चीज़ का। अगर तो डिमांड इलास्टिक है, इसका मतलब क्या होता है कि लोगों के पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ कि कोका कोला का प्राइस बढ़ जाता है, अगर मोनोपोलिस्ट उसका प्राइस बढ़ा देता है तो लोग क्या करेंगे, पेप्सी की तरफ जैसे शिफ्ट हो जाएंगे ना, वैसे ही क्या है, इसमें सब्स्टिट्यूट आइटम्स का रोल आ जाता है कि आपकी अगर डिमांड इलास्टिक है तो इसका मतलब ये होता है मोनोपोलिस्ट को अपना जो प्राइस है वो क्या रखना पड़ेगा, थोड़ा कम रखना पड़ेगा। मोनोपोलिस्ट विल फिक्स लो प्राइस पर यूनिट ताकि लोग उससे डिमांड करें। Low price will not extend demand and increase sales but also maximize the profit. लो प्राइस ना ही सिर्फ और सिर्फ आपकी डिमांड को बढ़ाएगी, सेल्स को बढ़ाएगी, बल्कि आपके प्रॉफिट को भी बढ़ाएगी। इसका मतलब मोनोपोलिस्ट को यहाँ पर भी फ़ायदा होगा। ये अब ऐसा चीज़ है, ये हम लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं। जब मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कैसे ढूंढा जाता है मोनोपोली में, तो हमने क्या डिस्कस किया था कि सिर्फ और सिर्फ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलते हैं मोनोपोलिस्ट को, ना ही उसको लॉस होता है, ना ही क्या है उसको नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं। सो दोनों ही केसेस में डिमांड इनइलास्टिक है, भले डिमांड इलास्टिक है, मोनोपोलिस्ट को होने वाला फ़ायदा ही है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या असर पड़ रहा है, कि कैसा प्राइस रखेगा। इनइलास्टिक है, मोनोपोलिस्ट हाई प्राइस रखेगा, इलास्टिक है तो मोनोपोलिस्ट क्या है, कम प्राइस रखेगा। तो ये हमारा फर्स्ट केस हो जाता है। सेकंड बात करते हैं इफेक्ट ऑफ लॉ ऑफ कॉस्ट ऑन मोनोपोली प्राइस डिटर्मिनेशन। वाइल फिक्सिंग द प्राइस,
जब एक मोनोपोलिस्ट को प्राइस को फिक्स करना है तो वो कंसिडरेशन में क्या लेकर चलता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, कि आपके जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने वाली पे खर्चा कितना आ रहा है, कॉस्ट कितनी हो रही है। इन द लॉन्ग रन आउटपुट में बी प्रोड्यूस्ड अंडर लॉन्ग रन पीरियड ऑफ टाइम में आउटपुट आप लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट के अंडर भी प्रोड्यूस करवा सकते हो, इंक्रीजिंग कॉस्ट भी और कांस्टेंट कॉस्ट भी। तो ये तीनों के तीनों हम आगे पढ़ते हैं डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं डिमिनिशिंग कॉस्ट की। डिमिनिशिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि कॉस्ट आपको बहुत कम पड़ रही है, आउटपुट अगर बढ़ाते जा रहे हो कॉस्ट आपकी कम होती जा रही है, इसका मतलब यही है। इफ़ आउटपुट obeys द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट इट मीन्स दैट एज प्रोडक्शन इंक्रीज, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रही है इट्स कॉस्ट पर यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग, वैसे ही कॉस्ट पर यूनिट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इस सिचुएशन में इट इज़ एडवाइजेबल फॉर द मोनोपोलिस्ट टू फिक्स लो प्राइस पर यूनिट। अब इसमें क्या होता है, कॉस्ट उसको कम पड़ रही है तो वो क्या करेगा, कम प्राइस भी रख सकता है ना चीज़ का, क्योंकि वो देख रहा है कि मुझे हर चीज़ को प्रोड्यूस करवाने वाली जो कॉस्ट है वो मुझे कम पड़ रही है। तो इसमें मोनोपोलिस्ट अपना प्राइस क्या रखेगा, कम रखेगा, और अपने जो डिमांड है, सेल्स है, उसको एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा कम प्राइस को रखते हुए, क्योंकि उसको लॉस तो इसमें होने ही नहीं वाला है, उसकी कॉस्ट ही, उसका खर्चा ही कम आ रहा है। तो ही विल फिक्स लो प्राइस पर यूनिट एंड एक्सपैंड हिज सेल इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए क्या करेगा, कम प्राइस रखेगा ताकि वो अपनी सेल को एक्सपैंड कर सके। तो हम लोग इसकी कर्व बना लेते हैं, कैसे बनने वाली है। अब इसमें आपने लेना है एक्स एक्सिस पे आप लोग आउटपुट को लोगे और वाई एक्सिस पे हमें रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों को लेना है, क्योंकि रेवेन्यू कर्व्स भी बनेंगे इसमें और कॉस्ट कर्व भी बनेंगे जब हमें क्या है, प्रॉफिट को डिटरमिन करना पड़ता है। पहले हम आप बना लेते हैं मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। ये आपकी ऊपर क्या होती है, एवरेज रेवेन्यू, और नीचे क्या होता है आपका मार्जिनल रेवेन्यू। ये तो बिल्कुल सिंपल है, जो हमने सारा कुछ डिस्कस किया था। अब क्या है, ध्यान ये रखना है कि डिमिनिशिंग कॉस्ट बना रहे हो। डिमिनिशिंग मतलब जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगी कॉस्ट कम होती जा रही है, इसका मतलब डाउनवर्ड स्लॉपिंग ही बनेगी। अब इसमें एमसी और एसी आपको अपवर्ड स्लॉपिंग या यू शेप नहीं बनानी है, इसमें बिल्कुल डाउनवर्ड स्लॉपिंग ही बनानी है। तो इसको बना लेते हैं हम लोग, यहाँ से शुरू कर लेते हैं इस पॉइंट से। ये आपकी बनेगी एवरेज कॉस्ट और ये आपकी क्या बन जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट। ये बिल्कुल थोड़ा सा स्ट्रेट हो गया तो मैं इसको दोबारा बना देती हूँ, मतलब बीच में से आपको उठाना है उस चीज़ को। हम बना लेते हैं, ये आपकी मार्जिनल रेवेन्यू, ये आपकी एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। अब क्या करना है, ये आपकी बनेगी एवरेज कॉस्ट और यहीं से ही आपकी बन जाएगी मार्जिनल कॉस्ट। ये एक्स एक्सिस पे आउटपुट और वाई एक्सिस पे रेवेन्यू एंड कॉस्ट वाला बन जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो कि एम आर इज इक्वल टू एम सी, जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट वाली कंडीशन होती है, एम आर इज इक्वल टू एम सी आपको कहाँ पर नज़र आ रही है, ये रहा पॉइंट, जहाँ पे आपका मार्जिनल रेवेन्यू किसके इक्वल हो जा रहा है, मार्जिनल कॉस्ट की। तो ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। इसका मतलब मैं क्वांटिटी ये लेने जा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे एवरेज रेवेन्यू कितना मिल रहा है, ये मैंने ऊपर बढ़ा दी, इतना मिल रहा है ना। रेवेन्यू क्या है, ये वाला कंडीशन है जो आप ले लो, ए क्यू क्या है, रेवेन्यू है, लेकिन कॉस्ट कितनी पड़ रही है, ये रही आपकी एवरेज कॉस्ट वाली लाइन। कॉस्ट मुझे इतनी पड़ रही है, इसका मतलब जो ये ऊपर वाला पोर्शन निकल के आया ये क्या है, ये मेरा प्रॉफिट है। हम प्रॉफिट ढूंढते कैसे हैं कि एवरेज रेवेन्यू, कितना मुझे रेवेन्यू हो रहा है उसमें से माइनस करवा देते हैं एवरेज कॉस्ट को। तो यही वहीं पर हमने देखा ना कि ये हमारा पूरा का पूरा ऊपर वाली कर्व क्या है, एवरेज रेवेन्यू वाली है। ये मेरा रेवेन्यू था, कॉस्ट वाली नीचे पड़ी है, ये मेरी कॉस्ट है। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, ए क्यू में से आप यहाँ पर पॉइंट दे लो बी क्यू को माइनस करवा दिया तो मेरे पास बच क्या गया, ए बी। तो ए बी क्या हो जाता है, आपका प्रॉफिट हो जाता है। यहाँ पर भी हम ये पॉइंट दे देते हैं। तो एरिया में अगर बात करें तो ए बी सी डी जो एरिया निकल कर आता है वो क्या होता है, आपका प्रॉफिट वाला एरिया जो हमने शेड कर रखा है। अब इसमें हम पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है कि कॉस्ट कर्व, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये डाउनवर्ड स्लॉपिंग कर्व्स बनेंगी। ई आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा जहाँ पर एम सी इज इक्वल टू एम आर होगी। इक्विलिब्रियम प्राइस भी हमने देख रखा है, जो ए क्यू है मतलब
प्राइस को हम लोग क्या लेते होते हैं, एवरेज रेवेन्यू ही लेते हैं ना। तो एवरेज रेवेन्यू क्या है, ए क्यू है, जो आपकी एवरेज कॉस्ट बी क्यू से ज़्यादा है। सो टोटल प्रॉफिट आपका क्या निकल कर आ जाएगा, ये वाला पोर्शन ए बी सी डी। ये हमने बनाई है कब, डिमिनिशिंग कॉस्ट में। आगे डिस्कस करते हैं इंक्रीजिंग कॉस्ट में कैसे बनने वाली है। इन केस प्रोडक्शन ओबेज द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। इंक्रीजिंग मतलब कॉस्ट आपकी बढ़ रही है, तो अब जैसे जैसे आउटपुट को बढ़ाओगे कॉस्ट भी बढ़ेगी, इसका मतलब ये अपवर्ड स्लोपिंग बनेगी। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज। इन सच अ सिचुएशन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर मोनोपोलिस्ट टू प्रोड्यूस लेस। अब इस सिचुएशन में मोनोपोलिस्ट क्या करेगा, उसको कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, तो आप ही लोगों से क्या करेगा, इकट्ठा करेगा रेवेन्यू। इसका मतलब वो प्राइस को क्या रखेगा, हाई रखेगा, हाई प्राइस रखेगा उस चीज़ का। तो मोनोपोलिस्ट क्या करेगा, एक तो कम थोड़ा सा प्रोड्यूस करेगा, हाई प्राइस रखेगा उस चीज़ का। यहाँ पर हम लोग कर्व्स को देख लेते हैं कैसे बनने वाली है। अब इसमें क्या करना है, आपने अपवर्ड स्लोपिंग बना देनी है। बाकी सारा कुछ सेम रहने वाला है। ये मार्जिनल रेवेन्यू बना दिया, ये आपका एवरेज रेवेन्यू। अब पहले एमसी बना लेते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी एवरेज रेवेन्यू कम हो रही है तो मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा एवरेज रेवेन्यू के बिलो बनेगी, मतलब वो तेज़ी से कम होती है। वैसे ही कॉस्ट में है, अगर आपकी एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है ना तो मार्जिन को उससे भी तेज़ी से बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है, इस कंडीशन में उल्टा हो जाएगा, आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो ऊपर की तरफ बनेगी, एवरेज कॉस्ट नीचे की तरफ। इसका मतलब ये जो है, ये कर्व मेरी मार्जिनल कॉस्ट है और ये है मेरी एवरेज कॉस्ट। ये ऐसे बनेगी, बढ़ते टाइम भी, इंक्रीजिंग में भी मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगी एवरेज कॉस्ट से, और घटते टाइम भी मार्जिनल रेवेन्यू है जो वो ज़्यादा घटेगा। सॉरी, जो आप घटते में आपने देखा था मार्जिनल कॉस्ट आपकी ज़्यादा कम होगी, तेज़ी से कम होगी एवरेज कॉस्ट से, जो हमने प्रीवियस में डिस्कस किया है डिमिनिशिंग कॉस्ट में। अब हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम ढूंढते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल कहाँ पे है, ये रहा पॉइंट। तो इसका मतलब ये मेरा ई पॉइंट है, ये आ गया ई पॉइंट। इसको नीचे ले आओ, ये क्या है आपकी आउटपुट। अब देखो कम प्रोड्यूस हो रही है उससे, ये आउटपुट है। अब यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करो रेवेन्यू कितना मिल रहा है, इसको और थोड़ा सा ऊपर ले जाओ। ये रही मेरी एवरेज रेवेन्यू वाली कर्व। ये क्या है मेरा ए क्यू जो है वो मेरा एवरेज रेवेन्यू है। कॉस्ट ढूंढने की कोशिश करो, कॉस्ट कहाँ पे है, ये रही, ये कट कर रही है ना कॉस्ट को, तो ये मेरा बी क्यू है, कॉस्ट आ रही है। इसका मतलब एवरेज रेवेन्यू क्या है, ए क्यू माइनस क्या करवा देंगे, बी क्यू। तो ऊपर वाला जो भी एरिया आया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मेरा क्या बनेगा, प्रॉफिट बनेगा। ये होता है मोनोपोलिस्ट का प्रॉफिट इंक्रीजिंग कॉस्ट में भी। सिंपल है, आपने बस क्या करना है, कर्व्स को ध्यान रखना है। एवरेज रेवेन्यू की जो कर्व बनाई है वो कहाँ पे है, एवरेज कॉस्ट की जो कर्व बनाई है वो कहाँ पे है, और इक्विलिब्रियम पॉइंट सबसे पहले यही कंडीशन फुलफिल करनी है, दैट एम आर इज इक्वल टू एम सी। उसके बाद आपने लाइंस को ड्रॉ करना है। तो ये आपका केस होता है इंक्रीजिंग कॉस्ट वाला। टोटल प्रॉफिट आपका ये देख लो, ए बी सी और डी बन जाएगा इसमें जो आपका शेडेड एरिया है। अब लास्ट बात करते हैं कांस्टेंट कॉस्ट की। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो कम हो, कॉस्ट आपको सेम पड़ने वाली है, कांस्टेंट पड़ने वाली है। तो कांस्टेंट वाला केस काफ़ी इजी हो जाता है, ये बना लेते हैं हम लोग। बाकी आपने मार्जिनल और एवरेज रेवेन्यू तो वैसे ही ड्रॉ करना है, ये मार्जिनल ये एवरेज रेवेन्यू। अब इसमें क्या है, आपकी जो कांस्टेंट कॉस्ट पड़ने वाली है, इसका मतलब क्या है, एम सी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। ये ऐसे बनेगी, हॉरिजॉन्टल बनेगी टू द एक्स एक्सिस, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी एम सी वाली कर्व भी यही है और ए सी वाली कर्व भी यही है। इसमें आप इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढ लो, एम सी इज इक्वल टू एम आर कहाँ पे है, ये रहा। ई मेरा क्या आ गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट, आउटपुट आ गई ओ क्यू। और आपको जो ये वाली कंडीशन है, ये सारा का सारा आपका यहाँ तक तो क्लियर हो गया। उसके बाद देखो बच्चे, एवरेज रेवेन्यू कहाँ पे है, एवरेज रेवेन्यू ये रहा मेरा, ये कर्व थी ना एवरेज रेवेन्यू की, ये आ गई। अब यहाँ पे कंडीशंस हम लोग देख लेते हैं। एवरेज रेवेन्यू क्या है, ए क्यू। एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही है, ये रही ई क्यू। तो जो ऊपर वाला एरिया सारा का सारा आ जाएगा, ये आपका क्या होगा,
प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर भी कांस्टेंट कॉस्ट में भी मोनोपोलिस्ट को फ़ायदा ही हो रहा है हर एक कंडीशन में, लॉन्ग रन में। भले कॉस्ट कुछ भी पड़ रही है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। बस आपने कर्व्स को चेंज कर देना है। सबसे पहले में डिमिनिशिंग बनानी है, डाउनवर्ड स्लॉपिंग, इंक्रीजिंग में ऊपर की तरफ, और कांस्टेंट में आपने बिल्कुल इसको क्या है, हॉरिजॉन्टल बना देना है। या यहाँ पे दिया गया है AC इज इक्वल टू MC, पैरेलल है। फर्म इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ रहा है आपका, B पॉइंट ले लो या E पॉइंट ले लो, हम यहाँ पे चलो B ले लेते हैं क्योंकि एरिया इन्होंने डोनेट किया है A B C और D। ठीक है, तो एरिया आपका प्रॉफिट का आ जाएगा A B C एंड D, मोनोपोलिस्ट को ये प्रॉफिट होगा। अब ये तो थी कॉस्ट वाली चीज़ें। अब एक और कंडीशन आती है, कहते हैं मोनोपोली प्राइस विद ज़ीरो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कई बार मोनोपोलिस्ट होता है, उसको बिल्कुल भी कॉस्ट नहीं पड़ रही होती, ज़ीरो कॉस्ट। तो ये कैसा केस है, इट इज़ एन एक्सट्रीम सिचुएशन। बहुत कम ये सिचुएशन देखने को मिलती है जहाँ पे मोनोपोलिस्ट को कोई कॉस्ट ही नहीं इनकर करनी पड़ती। सपोज करो मोनोपोलिस्ट के पास एक माइन है, वहाँ पर वो माइनिंग का काम कर रहा है। माइनिंग करते करते क्या हुआ, एक पानी का जो झरना है वो उठ के बाहर आ गया। तो इसका मतलब क्या है, जो द कॉस्ट उसको जो मिनरल वाटर वाली पड़नी थी, जो पानी लेने वाली कॉस्ट पड़नी थी, तो वो क्या होगी, माइनिंग करते टाइम उसको फ्री में ही वो चीज़ मिल गई। इसका मतलब उसको बिल्कुल कोई कॉस्ट पड़ी ही नहीं है। तो इसमें प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सारा का सारा जो एरिया निकल के आएगा वो प्रॉफिट वाला ही होगा। सिंस टोटल कॉस्ट, कोई कॉस्ट उसको पड़ी ही नहीं, टोटल कॉस्ट ज़ीरो हो गई। तो इसका मतलब एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, ये भी सारा कुछ क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये वाली सिचुएशन भी हम लोग देख लेते हैं, लेकिन ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, बहुत रेयर है, कम ही आपको देखने को मिलेगी। तो इस चीज़ में क्या होगा, ये बना लेते हैं हम लोग। ये आपकी क्या बनेगी, यहाँ तक बनेगी ज़ीरो पे, ज़ीरो या मार्जिनल रेवेन्यू का आप लोग नीचे भी लेकर आ सकते हो। ये बनी मार्जिनल रेवेन्यू, ये बन जाएगी आपकी एवरेज रेवेन्यू। अब इसमें क्या होता है कि उसको कोई कॉस्ट पड़ ही नहीं रही है, तो यहाँ के मतलब क्या है, जो रेवेन्यू वाला कंडीशन आएगी वही आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट डोनेट करेगी। क्योंकि हम लोग क्या निकालते हैं, MC इज इक्वल टू M1 निकालते हो, कॉस्ट ही नहीं पड़ रही तो MC क्या होगी बच्चे, ज़ीरो ही होगी। तो MC इज इक्वल, MC भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पर वो उसको कट करिए, MC इज इक्वल टू MR, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया मेरा। यहाँ पे मैं Q ले लेती हूँ, यही आउटपुट प्रोड्यूस करूँगी, ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसके बिल्कुल सामने क्या आ जाएगा, प्राइस आ जाएगा। तो इसका मतलब जो ये सारा का सारा एरिया है ना, ये नीचे वाला, ये सारा का सारा मोनोपोलिस्ट को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे हम NQ ले लेते हैं। सिंस हैंस एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगी बच्चे, ज़ीरो हो जाएगी। प्रॉफिट फर्म का निकल के आएगा NQ। तो उसी में अगर हम लोग देखें एरिया के अकॉर्डिंग, तो NQ या OPNQ आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट वाला एरिया जाए, क्योंकि उसको कोई कॉस्ट ही नहीं पड़ रही है। तो इसका मतलब हमने जो कंडीशन है MC इज इक्वल टू MR वो फुलफिल करवानी है, जिस वजह से मुझे मार्जिनल रेवेन्यू को ज़ीरो की तरफ लेना पड़ा, क्योंकि हमने MC को भी वहीं पे शो करवाना था ना कि हमें बिल्कुल कोई कॉस्ट नहीं पड़ रही है। सो MC इज इक्वल टू MR कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो जाती है। उसके बाद जो सारा का सारा आया वो क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।